एग्ज़ाम हो या फिर आगामी आने वाले कोई भी टीचर भर्ती हो, वहाँ पर एनईपी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं उनको मैं एक नोट्स के रूप में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैंने पिछले रीट के एग्ज़ाम पेपर और सीटेट के एग्ज़ाम पेपर के वेरियस तरीके से उनके पेडागोजी के, उनके उनसे रिलेटेड कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, उन सबको संकलित किया है, देखा है, एनालिसिस किया है, और फिर आप लोगों के सामने ये प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम फाइट किया हुआ है और एक ही बार में मैंने 125 मार्क्स गेन किए थे, और सिर्फ मैंने इसके पीछे एक ही वो थी मेरी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली बार बार किए थे, उनको बार बार किए थे मैंने। और मतलब पिछले आप अगर 5-6 सालों के प्रश्न पत्र अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जीन पियाजे से कैसे प्रश्न आते हैं, वाइगोस्की से कैसे प्रश्न आते हैं, चाहे वो कॉलरबर्ग से प्रश्न आते हो, तो चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत है, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एनईपी से संबंधित मैं लेकर आई हूँ एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में लगाई गई तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। उससे पहले 1968 में और 1986 में दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। 1986 के बाद में स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति थी। ये कौन से नंबर की थी? तीसरे नंबर की। फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कितने नंबर वाली शिक्षा नीति है, तो ये तीसरे नंबर पर आने वाली शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए इसरो के जो हेड थे उस समय डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, उन्होंने किया था एक समिति का गठन, और उस समिति के गठन में टोटल 9 मेंबर्स थे, और वो मैक्सिमम साउथ से थे, और राजस्थान का उसमें कोई भी मेंबर नहीं था। तो वहां पर टोटल मेंबर्स, ये फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एनईपी 2020 का जो समिति गठन की गई थी उसको लागू करने के लिए, तो उसमें कितने मेंबर्स थे उस समय? तो उस समय 9 मेंबर्स थे। अब यहाँ पर मेन रूप से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार टेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इस विभाग का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। शिक्षा मंत्रालय यह नाम किस विभाग का नाम परिवर्तन करके किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तन करके किया गया। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10+2+3 कह दो, चाहे 3+10+2, जो हमारी स्कूल की जो शिक्षा पॉलिसी है अभी भी कुछ स्टेट्स में चल रही है। मतलब अपन अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो अभी भी राजस्थान में यही स्कूली शिक्षा चल रही है। लेकिन एनईपी क्या कहती है? 3 में हो गया नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी। नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी, और 1 से लेकर 10 तक, और 11+12। तो ये अभी तक हम 15 साल की स्कूली शिक्षा चलाते आ रहे हैं। लेकिन एनईपी के अनुसार इस 15 साल की स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 ये फॉर्मेट चेंज हुआ है। ये स्पेशल फॉर्मेट चेंज हुआ है। 5 के अंदर ये 3 आ गए, नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी, और +1 और 2, ये 5 साल इसके अंदर होंगे, और क्लास 3, 4 और 5 इसमें होंगे, और 6, 7, 8 इसमें होंगे, 9, 10, 11 और 12 ये 4 साल इसमें होंगे। तो एनईपी के अनुसार बच्चे का जो भाषाई डेवलपमेंट है, उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो इस साल में होता है। और इस सालों में जो शिक्षा दी जा रही है बच्चे को, वो मदर टंग में देनी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। एनईपी के अनुसार क्लास 5th तक किसी भी बच्चे को मातृभाषा के अंदर शिक्षा पर बल दिया है, और इंडियन लैंग्वेज पर बल दिया है, इंडियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर बल दिया है। एनईपी ये कहती है कि अब जिन राज्यों ने एनईपी को लागू कर लिया है, वहाँ पर सीबीएसई में भी
क्लास 9th और 10th में थर्ड लैंग्वेज का प्रावधान हो चुका है। माना जाता है अगर NEP हम लागू करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करते हैं, तो 9th और 10th में भी थर्ड लैंग्वेज लेना अनिवार्य हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ संस्कृत ही हो, कोई भी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज हो सकती है। यहाँ पर देखिए 6th से व्यावसायिक शिक्षा पर बल, मीन्स बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं देकर यहाँ पर जो NEP है, NEP के अंदर चाहे पॉलिसीज देख लो, चाहे NCF उठाकर देख लो, NCF 2005, उन सब में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर सबसे पहले बल जीन पियाजे के संज्ञानात्मक कौशल में दिया गया है। उनके अनुसार एक बच्चा जो होता है वो एक वैज्ञानिक है, वो साइंटिस्ट है, बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चे के अंदर खुद की कैपेबिलिटीज होता है, बच्चा जन्म से ही एक क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है, बच्चे के अंदर सब कुछ होता है, उसे आवश्यक रूप से आप चीज़ें अवेलेबल करवाओ, है ना, उसको एक एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाओ। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाली बात हमारे NCF 2005 में भी दी हुई है, और जीन पियाजे का मूल सिद्धांत इसी के ऊपर डिपेंडेड है, जहाँ पर सारी बातें आकर चाइल्ड सेंटर्ड पर ही रुक जाती है, जहाँ बच्चा खुद विकास कर रहा है, जहाँ बच्चा खुद से सीख रहा है, जहाँ बच्चे की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, वो सारी बातें NEP फिर से दोहराती है जो NCF 2005 का पॉलिसीज में बताई गई है। तो 6 से सिर्फ किताबी ज्ञान आपके व्यवहारिक नॉलेज में किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार ये आपको आपके आगे के ऑक्यूपेशन में हेल्प कर सकती है, इस पर बल दिया गया है। क्लास 3, 5, 8 पर ही परीक्षा होनी चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा परीक्षा का बल नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा वो उसके परीक्षा से ज़्यादा उसके मूल्यांकन अंकों से ज़्यादा उसके स्किल्स पर देखना है, उसको एक स्किल डेवलप करना है, उसके अंदर उसके कौशल को डेवलप करना है। और 10वीं और 12वीं के अंदर 10th और 12th के अंदर सेमेस्टर वाइज शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। मीन्स आपको औपचारिक रूप से मतलब जो कहते हैं ना ऑप्शनल रूप से आप सब्जेक्ट्स ले सकते हो, और सेमेस्टर वाइज है जिसमें आप साल में 2 बार परीक्षाओं को हाफ करके उत्तीर्ण कर सकते हो। तो इसका NEP का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परख क्या है? ये राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र कह दो, चाहे बच्चे का समग्र रूप से मूल्यांकन कह दो। बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ अंकों से नहीं, बच्चे का मूल्यांकन उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना होता है, उसका सर्वांगीण विकास देखना होता है, बच्चा किस प्रकार से संपूर्ण रूप से उसका भाषाई नॉलेज क्या, उसका व्यवहारिक नॉलेज क्या, और उसका अदर कंटेंट पे पकड़ कैसी है, ये सब कुछ देखता है परख। तो परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, PARAKH, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। PARAKH की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, मीन्स बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरीके से देखो आप, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, उसकी सर्वांगीण विकास पर, उसका पूर्ण विकास देखना है, उसका भाषाई विकास क्या, उसका व्यावसायिक विकास क्या, उसका हर तरीके से बच्चा अपने आप को अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है उसमें बच्चा कैसे स्टैंड कर पाता है, वो सारी बातें सिखाना एक स्कूल का दायित्व है। तो इस तरीके से NEP से पूछी जाने वाली मेन प्रश्न यही है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस समिति का गठन हुआ था कब? जून 2017 में। फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे रूप से पूछे जा सकते हैं। तीसरी बड़ी ये शिक्षा नीति है और टोटल मेंबर्स 9 थे। 3+2+3 की जगह 5+3+3+4 का हो गया, और पहले 5 वर्ष के अंदर नर्सरी, लोअर KG, अपर KG और क्लास 1 और 2 शामिल है। +3 के अंदर क्लास 3rd, 4th, 5th शामिल है, और +3 के अंदर 6, 7, 8 शामिल है, और 4 के अंदर 9, 10, 11, 12 शामिल है। माना जाता है यहाँ से भी आपसे थर्ड लैंग्वेज के रूप में एक और लैंग्वेज सिखाई जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लास 5th तक जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था मातृभाषा पर बल, या फिर महात्मा गांधी ने भी कहा था अपनी बुनियादी शिक्षा के अंदर, बुनियादी शिक्षा नीति के अंदर, कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद से जल्दी समझता हो।
एक्टिविटी बेस पर लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को फील्ड में ले जाकर लर्निंग कराओ, बच्चे को फील्ड में ले जाकर समझाओ। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन का नॉलेज करवाना है कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो बच्चे को खुद को लंच बॉक्स खुलवाओ और उसमें दिखाओ कि अगर आप आज चपाती और सब्जी लाए हो, अगर पालक की सब्जी है तो इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें आयरन है। आलू लाए हो तो इसमें पोटेशियम है, इसमें ये है, इसमें ये पोषक तत्व है, इससे इस तरीके की एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चे को व्यवहारिक नॉलेज देना है, उसका समग्र विकास करना है, ये एनईपी कहती है। और इस प्रकार इस एनईपी की इस क्लास के माध्यम से मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके का कंटेंट शॉर्ट नोट्स के रूप में और फैक्चुअल तथ्य लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।